गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इग्नू की बुक का 6 चैप्टर जिसका नाम है पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पर्यटन किस प्रकार से राजनीतिक अर्थव्यवस्था को इफेक्ट डालता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या अभी तक चेंजेस आ चुके हैं। ये सारे ही पॉइंट हम इस क्लास में जानेंगे। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के ऊपर भी कि किस प्रकार से पर्यटन ने इफेक्ट डाले उसके ऊपर भी इंडिविजुअल वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल में आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और पर्यटन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन की क्यों आवश्यकता है, जानेंगे कि किस प्रकार से पर्यटन के अंदर हमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। पहला पॉइंट है पर्यटन साहित्य में पर्यटन जो विदेशी मुद्रा आय, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लाभ को शामिल करता है, इसलिए इसे पर्यटन के विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटन है वो हमें विदेशी मुद्रा आय करने में सपोर्ट करता है, रोजगार सृजन करता है। अलग अलग पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो उनकी प्राथमिक आवश्यकता अलग होती है, तो उसी बिहार पर रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोजगार सृजन करता है, अर्थव्यवस्था में विविधीकरण के लाभ प्रॉफिट कराता है हमें, कि जिस तरीके से अलग अलग पर्यटक होते हैं उनकी आवश्यकता अलग होती है तो वो अलग अलग उद्योग के रूप में हमें लाभ भी प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यटन के विकास के लिए ये एक साधन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों पर शोध और चर्चा ने स्थानीय पर्यटन विकास की आवश्यकता को चित्रित किया है। 90 के दशक के दौरान पर्यटन से संबंधित नीतियों के प्रति दृष्टिकोण में समग्र परिवर्तन हुए हैं। बच्चों, नकारात्मक इफेक्ट भी देखने को मिले हैं हमें पर्यटन के वजह से, परंतु 1990 के बाद से कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट और चर्चा हुई है पर्यटन को लेकर कि भाई इसके हमारे नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को पड़ते हैं। पर्यावरण इफेक्ट देख सकते हैं हम नेगेटिव, कि किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था हम देख सकते हैं किस तरीके से नष्ट हो रही है, और सामाजिक परिवर्तन देख सकते हैं किस तरीके से पहनना ओढ़ने में हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सभी पॉइंटों को हम कह सकते हैं कि जो विचारक है उन्होंने देखा कि 1990 के बाद यह चर्चा का रूप बन गया कि किस तरीके से भाई ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, लुप्त हो रही है। तो इस पर भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपने विचार दिए और 90 के दशक में इसमें कई सारे परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विचारकों के दृष्टिकोणों का लक्ष्य यह था कि मेजबान समुदायों और पर्यटकों के लिए पर्यटन के लाभों को समान रूप से अधिकतम करना, जबकि मेजबान समुदायों पर सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करना था। विचारकों का मानना था कि किस तरीके से हमें अपने मेज़बान जो लोग होते, मेज़बान कौन होते, जो वहाँ पर व्यक्ति रहता है, वो चाहते थे कि जो पर्यटक है हमारे देश में आ रहे हैं उनको हम हर तरीके से उनकी आवश्यकता को, उनके सामानों को अधिक मात्रा में प्रोवाइड करा सके, जबकि मेज़बान समुदायों पर सामाजिक प्रभाव का ध्यान रखते हुए उन्होंने डेवलपमेंट किया और उन्होंने सोचा कि पर्यावरण को भी हम सही तरीके से प्रभावित भी कम करेंगे और डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो सकेगा। ये उनका लक्ष्य था, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से हम समझते हैं, उदाहरण से एक तरीके से हम कह सकते हैं स्थानीय पर्यावरण के लिए पहाड़ों पर ट्रैकिंग और एवरेस्ट जैसी चोटियों पर चढ़ने वाली गतिविधियाँ से पता चलता है कि स्थानीय पर्यावरण के लिए इस तरह की गतिविधि विनाशकारी हो सकती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ पर पर्यावरण को देखने के लिए जो भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, चोटियों पर चढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जोखिम वाला होता है। वो जब तक गाइडेंस नहीं होगी वह पर्यटकों के लिए वो एक विनाशकारी चीज़ ही हो सकती है या रह सकती है। ठीक है, साथ ही पर्यटक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा लाते हैं, पानी और खाद्य संसाधनों का अत्यंत उपयोग करते हैं। कई विकासशील देशों के लिए पर्यटन अक्सर विदेशी मुद्रा आय का प्रमुख स्रोत होता है, जबकि विकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से होने वाली आय भुगतान के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो पर्यटक आते हैं देशों विदेशों से घूमने के लिए, उस स्थानीय जगह को बहुत सारी नुकसानों का सामना करना पड़ता है। जैसे बाहर से आए पर्यटक वहाँ पे ही प्लास्टिक का कचरा फेंक देते, पानी की बोतलें फेंक देते और जो भी खाते पीते हैं वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ देते। तो विकासशील जो विकसित हो रहे हैं उन लोगों के
वातावरण को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को उन्हें सामना करना पड़ता है। और वह एक तरीके से जो पर्यटक आ रहे हैं उस देश का स्थानीय लोगों को मुद्रा तो दिलाता है, कहीं ना कहीं उस हमारे वातावरण को भी प्रभावित करता है, परंतु जो विकसित देश है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। वह एक भुगतान के संतुलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? विकसित देश। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, यदि कोई केवल मौद्रिक लाभों को, मौद्रिक मतलब पैसों से रिलेटेड लाभों को मानता है तो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण प्रभावों को नज़रअंदाज करने का एक बड़ा खतरा है जो ज़्यादातर नकारात्मक है। अगर जो भी देश है वो सिर्फ ये चाहता है कि भाई हम उनसे पैसे कमाए पर्यटकों से, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को तो खोते खोते साथ ही इसके नेगेटिव इफेक्ट से भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। इसलिए संतुलन बनाकर ही किसी भी पर्यटन में परिवर्तन करना चाहिए, प्राथमिक आवश्यकता लानी चाहिए, या हम कह सकते चेंजेस लाने चाहिए, वरना उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हमें झेलने पड़ सकते हैं उस देश को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटन को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े उद्योग के रूप में जाना जाता है। अकेले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से 450 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का उत्पादन होता है, जबकि कुल वैश्विक पर्यटन गतिविधि का अनुमानित मूल्य 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटन है वो आज इतनी पूरी दुनिया के अंदर इतना विकसित और एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभर कर आया है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं इंटरनेशनली लेवल पर वो हमें 450 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक उत्पादन या प्रॉफिट दिलाता है, जबकि पूरे विश्व के स्तर पर जो देश में पर्यटक आते और जाते पूरे विश्व के स्तर पर वो 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर उत्पादन कराता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पर्यटन को एक विकास उद्योग के रूप में मान्यता दी है और ऐसी उम्मीद की कि 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष उत्पादन करेगा। बच्चों, अब उम्मीद की जा रही है पर्यटन से कि आने वाले 2020 तक वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल लेवल है उस स्तर पर वो हमें 2 खरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, हर साल वो हमें 2 अरब अमेरिकी डॉलर उत्पादित कर देगा। ये उम्मीद की जा रही है पर्यटन से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यटन जो कई गरीब देशों को कई लाभ पहुंचाता है, पहले से मौजूदा असमानता और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को खत्म करने के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए तीसरी की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग में निहित असमानता और हाशिया के अंतर्निहित तंत्र को समझने के लिए आवश्यक है, जो पर्यटन को विकास की रणनीति के रूप में बढ़ावा देते हैं। इसलिए पर्यटन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन के द्वारा जो गरीब देश है उनको लाभ पहुंचाता है, प्रॉफिट देता है, उनको भी उभारता है। ठीक है। साथ ही वह असमानताएं और आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जो भी विकसित नहीं हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं शीत युद्ध के दौरान जो भी प्रभावित हुए थे, उन लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति जो खराब है उनको सुधारता है। ठीक है। इसलिए तीसरी की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग, जो भी तीसरी व्यवस्था में उभर कर आए थे, जितने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश आज़ाद हुए थे या गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, वो बहुत ही आर्थिक स्थिति से वंचित थे। साथ ही उनके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। हम कह सकते हैं कि वो बहुत गरीब देश थे। उनमें बहुत सारे विकसित भी देश थे, कुछ नॉर्मल देश थे। उन सभी को इक्वल लाने में या फिर उनके बीच में जो असमानता थी उसको ख़त्म करने का भी कार्य पर्यटन ने किया। इसी नीति को समझने के लिए कि किस प्रकार से उन विकसित देशों ने, या फिर हम कह सकते हैं जो विकासशील देश है, जो उभर कर आए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तीसरी दुनिया के देश, उन्होंने किस तरीके से अपना डेवलप किया, कैसी कैसी राजनीति अपनाई, कैसे नीतियां अपनाएं, उन सभी को समझने के लिए हमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन में विकास और निर्भरता या राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण, इन दोनों ही हेडिंग से हम इसे समझ सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है, पर्यटन किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में सहायक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक बल और शक्ति संबंधों का अध्ययन शामिल है, जिससे बाजार के लिए वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया और इससे विभाजन, संघर्ष और असमानता उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण की जड़ें औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए बदलावों और 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम यूरोप में
पूंजीवादी के विकास से उत्पन्न हुई है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप से पूंजीवादी देश आए, या फिर हम कह सकते हैं विकसित देशों ने उद्योग क्रांति को अपनाया, जिसकी वजह से वैश्वीकरण आया। इन दोनों ही के आने से पर्यटन पर भारी मात्रा में प्रभाव देखने को मिला। जैसे पर्यटन ने हमारे देश के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में सहायता की। जो भी पिछड़े हुए लोग थे या फिर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक कमज़ोर थे, उनमें सहायता की। साथ ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था से हमारी सामाजिक, आर्थिक बल शक्तियों का भी अध्ययन ने किया कि हम इन सभी का अध्ययन कर किस तरीके से एक मैनेजमेंट रूप में इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही बाजार के लिए वस्तुओं के उत्पादन, जो भी प्राथमिक आवश्यकता होती है पर्यटकों की, जब भी देश विदेश से आता है तो देश के अंदर क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या कम बनना है, क्या ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उन सभी का उत्पादन करने वाली जो वस्तु है उनका समझा गया। साथ ही जिसके वजह से जो ज़्यादा चीज़ें बन रही है उसका ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, उसको ज़्यादा बनाया गया, जो कम है उसे कम बनाया गया, जिसके वजह से बहुत बड़ी असमानताएं भी देखने को मिली और विभाजन संघर्ष हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे प्रोडक्टों में असमानताएं देखने को मिली थी। ये सारे ही तत्व हमें किससे पता चले बच्चों? पर्यटन के राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानने को मिला, जिसके वजह से हमारे भारत के अंदर या देश के अंदर हम कह सकते हैं कि पर्यटन के आने से बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययनों के संस्थापकों के विचार, जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्ड, जे.एस. मिल आदि विचारकों ने औद्योगिक समाजों के सामाजिक संगठन पर पूंजीवादी के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। धन के उत्पादन और वितरण से चिंतित थे, जबकि बाद में मार्क्स और एंगल्स ने सामाजिक वर्गों में धन के वितरण पर तो ध्यान आकर्षित किया, साथ ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। बच्चों, बहुत सारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था रहे हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए, समाज की असमानता को देखकर अपने विचारों को व्यक्त किया है। इन सभी का नाम आपने पॉलिटिकल साइंस में सुना ही होगा। साथ ही मार्क्सवाद और एंगल्स थे जिन्होंने अपने सामाजिक वर्गों के ऊपर तो ध्यान आकर्षित किया ही किया, साथ ही उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भी अपने ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेश के सामने, भारत के सामने, पर्यटकों के सामने सम्मुख लाया कि जिसकी वजह से इन सब चीज़ों पर जाएगा तो हम एक मैनेजमेंट के रूप में इन सारी चीज़ों को ठीक ढंग से संचालित कर सके। तीसरा है राजनीतिक अर्थशास्त्री जटिल और परिवर्तनशील आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संगठन और गतिशीलता का आकार देते हैं। बच्चों, अर्थशास्त्री जो राजनीतिक में रहकर हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और क्या चीज़ों में परिवर्तन आना है, क्या चीज़ें चेंजेस नहीं होनी, उन सभी के द्वारा हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए उसे एक आकार प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन विकास के संबंध में पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए अध्ययनों ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ सांस्कृतिक सौंदर्य और आर्थिक आयामों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यह 1960 के दौरान और 1970 के दशक की शुरुआत की है, जिसे दौरान असमानताओं और अन्य सामाजिक समस्याओं का केंद्र समझकर विकास किया जा रहा था। बच्चों, बहुत सारे पर्यटन को लेकर विचारक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोणों पर ही अपने विचारों को व्यक्त किया है, या फिर हम कह सकते हैं सांस्कृतिक सौंदर्य पर ही अपने विचारों को व्यक्त किया है। इन सभी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे राजनीतिक है, हमारी क्या क्या नेगेटिविटी आ रही है पर्यटन की वजह से, क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे ना करते हुए सिर्फ उसकी सौंदर्यता पे, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को ही डेवलपमेंट किया है। परंतु 1990 के दौरान और 1970 के दौरान जो असमानताएं अधिक मात्रा में दिखने लगी, तो उसे समझने के लिए उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसे विकास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1970 के दौरान इंगल्स का टूरिज्म ब्लेसिंग या ब्लाइट और डे कटद के टूरिज्म पासपोर्ट द डेवलपमेंट ने काम के साथ पर्यटन अध्ययनों का महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया था। इन दोनों कार्यों ने
पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करके पर्यटन के लाभ व हानि का गंभीर रूप से विश्लेषण किया। बच्चों, यंगल्स जो थे वो एक टूरिस्ट हैं जिन्होंने अपने काम के साथ साथ पर्यटन के ऊपर किताब भी लिखी, साथ ही उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हुए पर्यटकों के सामने गंभीर रूप से प्रदान किया है, या फिर हम कह सकते हैं देश के अंदर उभारा है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं अपने विचारों से। ठीक है, नेक्स्ट है विकास और विकासशीलों के बीच का संबंध निर्भरता सिद्धांत का मुख्य विषय है। निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि विकासशील देशों के पास एक बाहरी और आंतरिक राजनीतिक, संस्थागत और आर्थिक संरचनाएं हैं जो उन्हें विकसित देशों के ऊपर निर्भर करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो विकास और विकासशील, विकास मतलब जो विकसित हो गए, हर चीज़ से परिपूर्ण है, और विकासशील जिनका विकास होना भी बाकी है। तो विकासशील देश जो है वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। वह किस तरीके से हो रहे हैं? आंतरिक रूप से हो रहे हैं, बाहरी चीज़ों से हो रहे, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से उनके चीज़ों को यूज़ करते हुए उनसे प्रॉफिट मांगते हुए, या फिर हम कह सकते हैं उनकी चीज़ों का यूज़ करते हुए, आर्थिक सपोर्ट लेते हुए, राजनीतिक सपोर्ट लेते हुए वह उनके ऊपर कहीं ना कहीं आश्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से विकसित देशों के ऊपर निर्भरता उन्हें साफ मात्रा में दिखाई दे रही है। किन्हें? विचारकों को। ठीक है, नेक्स्ट है जब विकासशील और विकसित देश वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक साथ आते हैं। मतलब कहने का है जो विकासशील देश है और विकसित देश है वो पूरे विश्व स्तर पर लोगों को आर्थिक रूप से उन दृश्यों को दिखाने में सबके सामने आते हैं, तो यह देखा जाता है कि विकासशील देश विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में पोषित कर रहे हैं। जिस तरीके से विकसित और अविकसित देश एक ही जगह पर पर्यटन स्थल बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं विकसित देशों के ऊपर पोषित कर रहे हैं, क्योंकि विकसित लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उत्पादन कौन कर रहा है? कम विकसित वाले देश कर रहे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विकसित देशों से ही वह पोषित कर रहे हैं। इस प्रकार निर्भरता सिद्धांतकारों के अनुसार वैश्विक पूंजीवादी जिनके पास ज़्यादा पैसे होते, ज़्यादा शक्तिशाली देश होते हैं, अर्थव्यवस्थाओं में परिधि छोटे विकासशील अर्थव्यवस्था को शामिल करते हैं, जबकि न केवल केंद्रों में मांगों पर संरेखित करने के लिए उत्पादन होता है, बल्कि प्रमुख देशों में आर्थिक अधिशेष के शोषण भी होते हैं। यह एक तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों, गरीब लोगों से या गरीब देशों के साथ बड़ी जो कंट्रियां होती है वो इन्वेस्ट कर उनका शोषण ही नहीं कर रही, साथ में उनका प्रॉफिट भी खुद ही अपने पास रख रही है और उन्हें कम पैसे दे रही है, जिसके वजह से वह एक दूसरे का शोषण करते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिर्फ ब्रिटेन ने पूंजीवादी संरचनाओं को समझने की कोशिश की और इस दृष्टिकोण के महत्व को महसूस किया कि संरचनाएं पर्यटन विकास को बढ़ावा देती है, साथ ही में उनके साथ असमानताएं भी हैं जो विकास के असमान स्वरूप में दिखाई देती है। बच्चों, ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था, हम कह सकते हैं, जिन्होंने पूंजीवादी संरचनाओं को समझने की कोशिश की है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण में पर्यटन विकास को समझने में और बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनका जो पर्यटन विकास होते हैं उन्होंने देख रहे हैं उसमें असमानताएं देखने को उन्हें भारी मात्रा में दिख रही है, जिसके बीच से वह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन किसके ऊपर निर्भर है या कौन किसका शोषण कर रहा है। इन सभी को अपनी बातों में व्यक्त किया है ब्रिटेन के कुछ दृष्टिकोण कारकों ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है निर्भरता प्रतिमान यह भी तर्क देते हैं कि समाज में वह आंतरिक कारक नहीं है जो अविकसितता की ओर ले जाते हैं, बल्कि यह बाहरी राजनीतिक, संस्थागत और सामाजिक आर्थिक संरचनाएं हैं जो विकासशील देशों को विकसित देशों के सापेक्ष एवं निर्भर स्थिति को बनाए रखती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि निर्भरता सिद्धांत बताता है कि यह आंतरिक मतलब देश के अंदर की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये बाहरी देश की जो व्यवस्था है, राजनीतिक, आर्थिक, संस्थागत जो संरचना बनाई गई है उसके बिहाफ पर हम निर्भरता के सिद्धांत के रूप में निर्भर होते हैं, ना कि अपने आंतरिक या अपने देश के बनाए रूल रेगुलेशन के वजह से निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फ्रैक ने अपने काम
कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में अविकसितता वैश्विक आर्थिक प्रणाली को दो ध्रुवों एवं विकसित महानगरीय केंद्र और एक अविकसित परिधि के रूप में वर्णित किया है। ए फ्रैंक ने अपने कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट में अपनी लैटिन में बताया है कि एक अविकसित नगर है जिसे महानगरीय केंद्र के रूप में विकसित किया है, और एक अविकसित परिधि है। उन्होंने दो रूपों में या दो ध्रुवों में उसे बताया है। वर्णित करते हुए उन्होंने बताया कि छोटे परिधि से ली गई कच्ची सामग्री को केंद्र में निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है और फिर वापस परिधि में निर्यात किया जाता है। परिधि तब अपने कच्चे माल को खरीदने के लिए केंद्र पर निर्भर हो जाती है और बदले में निर्मित सामान भी खरीद लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र तक पूंजी का प्रवाह होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ए फ्रैंक बताते हैं कि उन्होंने दो नगरों में बांटा है, एक विकसित महानगरों में, एक परिधि जो छोटे हैं। तो यह क्या करते हैं, जो बड़े महानगर होते हैं वो छोटे लोगों से या छोटे देशों से सामग्रियां लेकर और फिर उन्हें प्रोडक्ट बनाकर बेच देते हैं उन्हीं को, ठीक है, छोटे देशों को। और वो छोटे देश जो प्रोडक्ट उनसे खरीदते हैं, साथ में जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया होता है वो भी उनसे खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि केंद्र के अंदर जो पूंजी निर्वाह होती है, जो पैसा आता है बड़े बड़े नगरों में, वो कहाँ से आता है, छोटे नगरों से ही आता है। चाहे उनका एक तरीके से शोषण भी हो रहा है और साथ में वह उन्हीं का सामग्रियों को यूज़ कर उन्हीं को वापस दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक केंद्र के अंदर, एक महानगर के अंदर पूंजी मतलब पैसों का निर्वाह होता है। ठीक है बच्चों, निर्भरता सिद्धांत के विचारों का मानना है कि विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार में प्रवेश करते हैं और बाहरी ताकतों पर निर्भर हो जाते हैं और इस आशा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देते हैं कि आर्थिक लाभ उत्पन्न करने, रोजगार और व्यवस्था बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधार करने के उन्हें अवसर प्राप्त होंगे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो छोटे देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर होता है वहाँ पर खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं और जो भी बाहरी देश के लोग होते हैं, बाहरी कंट्रियाँ होती हैं, उनके ऊपर उनके सामान से हो, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों से, उनके रूल रेगुलेशन से हो, उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं और वो समझते हैं कि इससे हम अपना विकास कर सकते हैं। पर्यटन उत्पाद केंद्र और गंतव्य मतलब एक स्थान होता है जिसे इसमें परिधि के रूप में वर्णित किया गया है। इसके परिणामों के बीच इस निर्भरता को उजागर करने वाले कार्यों में ब्रिटेन काफिल जी का काम प्रमुख है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि परिधि में पर्यटन विकास को व्यवस्थित और नियंत्रित करने वाले महानगर द्वारा तीसरे विश्व स्थलों का विकास तरह से शोषण किया जाता है। उनके पर्यटन के एनक्लेव मॉडल में गंतव्य अर्थव्यवस्था इंगित करती है कि महानगरीय उद्यम गंतव्यों में पेश किए जाने वाले पर्यटक अनुभवों के रूप में और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। महानगरों फार्म सेवाओं और उत्पादों की मालिक होते हैं और इस प्रदान करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो महानगर होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे देश को या फिर विकासशील देशों को अपने साथ इन्वॉल्व कर देते हैं और उन्हीं के ऊपर वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति उनके ऊपर इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो उनके भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, तो हमें उसे भी मानना पड़ता है। तो इसी तरीके से छोटे महानगर या छोटे अविकासशील देश बड़े देशों के संग जुड़ते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, परंतु कहीं ना कहीं वह उन लोगों का शोषण करते हैं, उनकी चीज़ों को यूज़ कर उन्हीं को बेच देते हैं, जिसके वजह से वे आर्थिक स्थिति को तो वहाँ विकसित करने में उन्हें इतना सपोर्ट नहीं करते, परंतु अपने आप को विकसित करने में वहाँ पर बस जाते हैं और वहाँ पर ऐसी चीज़ें स्थापित कर लेते हैं जिसके वजह से वो प्रॉफिट भी कमा सके और वहाँ पर उनके मालिक बन बैठते हैं, जिससे वहीं के लोगों को उन्हीं की चीज़ों के लिए दूसरे विकसित देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटेन अपने शोध पत्र टूरिज्म डेपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ए मोड ऑफ एनालिसिस में कहते हैं कि जब तीसरे दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भाग लेते हैं तो उन्हें विभिन्न व्यावसायिक प्रथाओं के स्वीकार करना पड़ता है जो आमतौर पर किसी भी गतिविधि के साथ होती है जो
विकसित या महानगरीय देशों में इसकी ऐतिहासिक उन्नति है। इसका कारण केवल यह है कि क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते अग्रणी कंपनियों को काफ़ी व्यावसायिक लाभ मिलते हैं, क्योंकि वह नए उद्योग को परिभाषित, निर्माण और आपूर्ति करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि विदेशी स्वामित्व की प्रबलता के कारण पर्यटन उद्योग ने विकास प्रणाली लागू की है, जो गंतव्य स्थलों पर विकसित महानगरीय देशों पर संरचनात्मक निर्भरता को मजबूत करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन अपनी पुस्तक में बताते हैं कि जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वो छोटे छोटे नगरों को या फिर विकासशील देशों को अपने साथ मिला देते हैं विकसित देशों के अंदर। जिस तरीके से जो भी उनकी कैटेगरी होती है, उनके रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको थोप देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उन छोटे लोगों से प्रॉफिट लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से उनके प्रोडक्ट को, उनके उद्योग को लोगों के सामने नए नए देशों में उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी वजह से जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं विकासशील देश को मानने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वह उनका भारी मात्रा में शोषण करते हैं। साथ ही उनके जितने भी उद्योग होते हैं विकास प्रणाली में, वह गंतव्य महानगर उनको मजबूत भी करते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को उनके द्वारा, जिसके वजह से ब्रिटेन कहते हैं कि एक तरीके से यह एक मजबूत करती है महानगरीय लोगों को उस विकासशील देशों के अंदर। ठीक है, यह सिद्धांत भी शक्ति और विकास के स्तर के बीच असमानताओं को समझने के लिए देश और क्षेत्र के भीतर एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है बच्चों। और इस प्रकार से एक निर्भरता सिद्धांत एक विकसित देश के अंदर विकासशील जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर सारी चीज़ें थोप देते हैं, और फिर उन्हीं के देश के अंदर अपनी चीज़ों को स्थापित कर कर उनके मालिक बन बैठते हैं, और इस तरीके से विकसित देश और विकसित हो जाते हैं छोटे शोषण कर कर विकासशील देशों का। और जो छोटे देश है वो विकसित तो नहीं होते, परंतु वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में शोषण के शिकार हो जाते हैं और असमानता उन लोगों के बीच में आ जाती है, और ये रूपरेखा प्रस्तुत करता है निर्भरता का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, उदाहरण से समझते हैं। यदि हम भारत में पर्यटन स्थल राजस्थान में उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं को देखें तो यह कहा जा सकता है कि यह सभी पश्चिम से आने वाले पर्यटकों की ओर उन्मुख है। महाद्वीपीय नाश्ते की सेवा, पश्चिमी तरीके से प्रशिक्षित कर्मचारी, संलयन व्यंजन जो पश्चिमी स्वाद के साथ भारतीय स्वाद को संयोजित करने की कोशिश करते हैं, सभी संकेत देते हैं कि पूरा प्रदर्शन पश्चिमी और विशेष रूप से अमेरिकी पर्यटकों को खुश करने की ओर उन्मुख है। होटलों के भीतर सजावट, संगीत और दुकानें सभी यूरो अमेरिकी पर्यटकों के लिए उन्मुख है। यह पर्यटन सुविधा उन स्थान जहां विदेशी पर्यटक जयपुर और आगरा की तरफ अक्सर जाते हैं वहां अधिक है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान और जयपुर, आगरा जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारी अमेरिकी सभ्यता से प्रभावित होते हुए अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा है, जिसके वजह से भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के रूप में वहाँ जितनी भी आवश्यकताएं होती है प्राथमिक, वो सारा उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। डांस वांस करना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मनोरंजन, नाश्ता, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता को मानते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके वजह से भारी मात्रा में अमेरिका से आने वाले लोग या पश्चिमी और आने वाले पर्यटक भारी मात्रा में यह सारी चीज़ें का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, यह देखा गया है कि पर्यटन विकास के मूल में परिधि गंतव्य के शोषण को दर्शाता है। यह दावा करता है कि विकासशील देशों में अधिकांश या सभी पर्यटन आवास विकसित देशों के स्वामित्व में हैं। ऐसे उदाहरण हैं जहां आवास स्थानीय कंपनियों के हाथों में है। इसके अलावा भले ही पर्यटकों को खुश करने की कोशिश हो, यह व्यवहारिक लक्ष्य के साथ किया जाता है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि दुनिया के अधिक समृद्ध देशों से आने वाले पर्यटकों को प्रसन्न रखने के लिए ज़्यादातर सुविधाएं की व्यवस्था की जाती है। पर्यटकों को पर्यटन के बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। पूरे देश में स्वदेशी दर्शन योजनाओं के अंतर्गत विशेष वस्तु आधारित सीक्रेट को विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2018 और 19 के दौरान 384.67 करोड़
की कुल राशि से 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत अब तक 5873.99 करोड़ की राशि में कुल 73 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें देश के 30 राज्यों और संचारित प्रदेशों को शामिल किया गया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, जितने भी उदाहरण हमने अभी देखे तो उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से एक शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देशों का शोषण करती है, साथ ही उनसे प्रॉफिट लेती है और अपने रूल रेगुलेशन उन पर थोप देती है। साथ ही जिस तरीके से वैश्वीकरण आया है और भारी मात्रा में पर्यटक एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके वेलकम के लिए उनके प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी चीज़ों को मुहैया कराने का कार्य करती है, जिसके वजह से भारी मात्रा में पर्यटक उस जगह पर आ सके। और वर्ष 2018 और 2019 के दौरान यह 384.67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 7 योजनाएं बनाई गई, मंजूरी दी गई कि हाँ भाई और भी भारी मात्रा में पर्यटकों के प्राथमिक आवश्यकता को और मजबूत करते हुए उन्हें भारी मात्रा में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। और अब तक 5873.99 करोड़ की राशि में कुल 73 परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है, जो पर्यटन पर भारी मात्रा में फोकस देगी और जो भी प्राथमिक आवश्यकता है पर्यटकों के लिए और हमारे पर्यटन स्थल है उनको बनाए रखने के लिए कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही सुव्यवस्थित रखने के लिए ये पैसा उन पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने पूरी पर्यटन स्थिति को प्रभावित किया है और बदल दिया है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में हमें प्रदूषण जैसी समस्या का पर्यावरण को प्रभावित होते देख रहे हैं हम लोग। और हमारी सामाजिक आर्थिक संस्कृति को भी हम कहीं ना कहीं जो चेंजेस हमने विदेशी चेंजेस देखे वो भी उस तरीके से देखने को मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं भारी मात्रा में प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन, वैश्वीकरण और नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने निर्भरता का सिद्धांत पढ़ा, हमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन को करना चाहिए वो पढ़ा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम पर्यटन पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला है 1980 तक पर्यटन अध्ययनों को प्रभावित करने वाली निर्भरता और आवश्यकता सिद्धांत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है थी कि विकास अध्ययन गतिरोध पर पहुंच गया है। तीसरी दुनिया के देशों ने राज्य के नेतृत्व वाले पर्यटन विकास के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की रणनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये विचार है कि तीसरी दुनिया के क्षेत्र निष्क्रिय और आश्रित परिधि गंतव्य थे, अधिक विश्वसनीय प्रतिमान नहीं थे। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमने अभी 1980 के पर्यटन अध्ययन के ऊपर पढ़ा, जिसमें हमने निर्भरता का सिद्धांत आवश्यकता को देखा। उसके ऊपर हमने निष्कर्ष निकाला कि किस तरीके से हमारा विकास हो रहा है और कितनी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों ही चीज़ें बहुत भारी मात्रा में प्रभावित होते। परंतु तीसरी दुनिया के जितने भी देश है वो सारे के सारे विकासशील देश है और वो कहीं ना कहीं विकसित देशों से प्रभावित हो रहे, शोषण का शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं, जिसके वजह से हम यह कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं या आश्रित परिधि देश है, विकासशील देश जिसे हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय मतलब कि उनके अंदर इतना विश्वास नहीं है कि वो खुद को अकेले ही डेवलप कर सके, वो दूसरों पर आश्रित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1990 के उदारीकरण और मुक्त बाजार की आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के उद्देश्य से सूक्ष्म स्तर के हस्तक्षेप पर संरचनात्मक समायोजन को बढ़ावा मिला है। 1990 के बाद उदारीकरण आ गया बच्चों, मुक्त बाजार की नीति हम कह सकते हैं, जिसे हम वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। उसने कहीं ना कहीं जो विकासशील देश थे उनको बढ़ावा दिया, उनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति में सपोर्ट दिया, जिसके वजह से आज हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसने पर्यटन को भी एक छोटे से बड़े स्तर में परिवर्तित किया। छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे सपोर्ट के ने एक बहुत बड़े पर्यटन उद्योग को विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन विकास पर किए गए अध्ययन सामान्यीकृत
अमूर्तताओं से छोटे स्तर के विकल्पों का उदय हुआ। जो भी अमूर्त थे, जिनको कोई ज़्यादा जानता नहीं था और जिन्हें हम मूर्तियाँ देकर या हम कह सकते हैं एक स्किल को डेवलप कर कर हम उन चीज़ों को भी विकास की ओर लेके जा रहे हैं। और ये सब किससे हो पाया है? पर्यटन के अध्ययन से और पर्यटन की सहायता से ही हम उस चीज़ का उदय कर पाए, उसका विकास कर पाए हैं। ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे पर्यटन राजस्व के द्वारा गरीब में कमी आ सके। राजस्व मतलब अपने ही देश का राजस्व बढ़ाया जा सके। उससे लिए हमें कम पढ़े लिखे लोग या गरीब देशों को भी स्किल के द्वारा डेवलप करने की एक मौका मिला, और ये मौका हमें पर्यटन की वजह से मिला, जिससे हम गरीबी से उभर सके। इसी उद्देश्य से गरीब ग्रामीण समुदायों को पर्यटन के विकास के लिए तैयार किया गया, और इस तरीके से उनकी स्किल्स को, उनके ग्रामीण चीज़ों को जो पर्यटकों को भारी मात्रा में देखना अच्छा लगता है, उन सारी चीज़ों को और अच्छे से संरक्षित करते हुए उनको भारी मात्रा में इस तरीके से आकर्षित किया गया है या बनाया गया है कि भारी मात्रा में पर्यटक उससे आकर्षित होकर आ सके, और उस ग्रामीण को और अच्छे से तैयार किया गया है। जो भी चीज़ें हैं खराब, उसकी मरम्मत की गई है। उदाहरण से समझते हैं। कोई हिमालय की तहसील में जाता है तो कई स्थानीय गांव अब भारी संस्थाओं के सहयोग से पर्यटकों को तंबू आवास और स्थानीय गाइड और सुविधा प्रदान करा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि बाहर के पर्यटन उद्यमों को स्थानीय लोगों से सहयोग के बिना इन कठिन इलाकों में काम करना लगभग असंभव होगा। अधिक पर्यटकों के आने से कई स्थानीय व्यक्ति व्यापार में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ तक कि अपने स्वयं के छोटे होटल और गेस्ट हाउस भी बना रही हैं। भारत में तीर्थ स्थानों में स्थानीय पर्यटन लगभग हमेशा पांडव या वंशानुगत मंदिर के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पर्यटन में स्थानीय पदानुक्रम आते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे जो गांव होते हैं, गरीब देश लोग होते हैं, उन लोगों को भी पर्यटन के द्वारा एक रोजगार मिला है, जिससे उस देश में या उस स्थान पर घूमने जब भी पर्यटक आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उस स्थल तक पहुँचाने के लिए, रोजगार के लिए एक तरीके से एक व्यापार उत्पन्न होके आया है उस स्थानीय देश के लिए, उस स्थानीय जगह के लिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके और वो पर्यटक जो जहाँ घूमना चाहते हैं वो वहाँ घूम सके, या फिर अगर वहाँ पे कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और किसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं, उस चीज़ों को भी कर सके। और ये सब संभव किस तरीके से हो पाया है? छोटे ग्रामीण देशों का विकास करने से हो पाया, और साथ ही उन छोटे देशों ने या फिर हम कह सकते हैं छोटे गाँवों ने देखा कि किस तरीके से भारी मात्रा में पर्यटकों को हमारी ज़रूरत है, तो उन्होंने होटल, गेस्ट हाउस ये सब बना लिए, जिससे कि उनकी भी आमदनी आ सके और पर्यटकों को भी सपोर्ट या सर्विसेज दे सके। और जो मंदिर थे वहाँ के गाँव के, उनको डेवलपमेंट करते हुए वहाँ पर वंशानुगत मंदिर को भी ठीक ढंग से संचालित किया जा रहा है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर वहाँ आ सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थानीय एक पदानुक्रम किया जा रहा है, जिससे वो ग्रामीण जगह भी या स्थानीय या अविकसित देश या विकासशील देशों को भी उभारा जा सके उन पर्यटकों या आउट ऑफ कंट्री के पर्यटकों के द्वारा। ठीक है बच्चों, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। पर्यटन उद्योग की 3 मुख्य शाखाएं यानी होटल, एयरलाइंस और यात्रा कराने की कंपनियां तेजी से अंतर्राष्ट्रीय हो गई हैं और इन बड़े उद्यमों का वर्चस्व बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय होटल शायद ही कभी तीसरी दुनिया में अपनी पूंजी बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं, लेकिन निजी और सरकारी स्रोतों से धन का तलाश रहते हैं। बच्चों, पर्यटन के उद्योग में 3 प्रमुख शाखाएं उभर कर आई है। होटल कह सकते, एयरलाइंस कह सकते, यात्रा, ये तीनों कंपनियां उभर कर आई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। और यह क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं उनसे पैसे कमाना चाहते हैं, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पर उनसे पैसे लेकर अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों का दबदबा बढ़ रहा है और इस तरीके से वह उनका शोषण कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट ना कर सिर्फ उनसे प्रॉफिट लेना
चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि गंतव्य क्षेत्र अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक आकर्षण को पूरी क्षमता का उपयोग करके अधिकतम पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं और विदेशी पर्यटकों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक आकर्षण केंद्र हैं उनको और विकसित कर कर हम भारी मात्रा में जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको आकर्षित कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। और इससे भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे तो हमारे को विदेशी पूंजी तो मिलेगी, साथ में वहाँ रोजगार भी उत्पन्न होगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, जैसे 30 विश्व विरासत स्थल और 25 जैविक भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ हर साल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। बच्चों, अभी तक जितने भी हमारी 30 विश्व विरासत और 25 भौगोलिक क्षेत्र जो रहे हैं उनसे भारी मात्रा में सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति से भारी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित कर चुका है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय की जगह से। ठीक है, 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 30.5 मिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद है और सरकार पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराने पर अपना ध्यान आकर्षित कर रही है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में 18 और 19 में देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2 प्रमुख योजनाएं बनाई गई हैं। और इस तरीके से बच्चों, विश्व स्तर से जिस तरीके से पर्यटक भारी मात्रा में हमारे देश में आ रहे हैं, 2028 तक ये उम्मीद की गई है कि 30.5 मिलियन तक पर्यटकों से आ सके, उनसे प्रॉफिट कमाया जा सके। और 2018 और 2019 में इस बुनियादी ढांचे को, इस पर्यटन के विकास करने के लिए और पैसे लगाए जा रहे हैं और योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें कुछ 2 प्रमुख योजनाएं भी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र द्वारा कुल योगदान स्वरूप से बढ़ाने की उम्मीद है। 2017 में 15.24 ट्रिलियन से बढ़कर 2028 में 30.05 ट्रिलियन हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, पर्यटन जिस तरीके से उद्योग के रूप में उभर कर आया है कि वो 2017 में अभी 15.24 है, वो 2028 में 30.05 ट्रिलियन बढ़ जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से वैश्वीकरण आया, पर्यटन का उद्योग भारी मात्रा में देशों से हमारे घूमने के लिए भारत में लोग आते हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इतना हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ सकता है। ठीक है बच्चे, यात्रा और पर्यटन भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है और 2017 के अनुसार लगभग 81.1 मिलियन लोग पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत मतलब काम करते हैं। भारत सरकार ने 2020 तक 20 मिलियन विदेशी पर्यटकों के आगमन मतलब आने का और साथ ही विदेशी मुद्रा को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। बच्चों, यात्रा और पर्यटन भारत के लिए एक तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जन करने का या कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। 2017 में उम्मीद की जा रही है कि 81.1 मिलियन लोग पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले 2020 में ये 20 मिलियन हो जाएगा। इसमें भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे देश में, तो उतनी ही मात्रा में रोजगार बढ़ेगा, जिससे हमें 2 गुना हम मुद्रा भी कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछले कुछ दशकों में वैश्विक शक्ति समीकरणों में काफी बदलाव आया है। जबकि पहले के प्रथम विश्व के देशों का वर्चस्व कायम है, फिर भी दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्र नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की दुनिया के प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभर रहे हैं। चीन वैश्विक आर्थिक रूप से उभर रहा है और ऐसे ही दक्षिण कोरिया, विभिन्न पश्चिमी गंतव्य, कई चीनी पर्यटकों को देखा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम 2 महाशक्तियों में उभरे हुए थे, अमेरिका और सोवियत संघ में। उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध का जो वर्चस्व था, जो महाशक्तियाँ थी, वो यही दोनों थी, अमेरिका और क्या कहते हैं रूस। इन दोनों ही पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर रखा था। परंतु जैसे ही तीसरा युद्ध होने की संभावना हुई पर युद्ध ना हुआ, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, उसमें जो उभर कर शक्तियाँ आई थी उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को डेवलपमेंट किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि चीन एक सबसे शक्तिशाली देश आज हम कह सकते हैं, या फिर एक
अच्छा आर्थिक वाला देश भी हम इसे कह सकते हैं। और चीन और कोरिया के अंदर कुछ पर्यटन स्थल बनाए गए हैं जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। यही दोनों ऐसी महाशक्तियाँ उभर कर आई हैं जिन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के बाद अपने आप को डेवलप किया है। इन सारी परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को डेवलपमेंट करने में सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण के इस दौर में जबकि संपूर्ण देश की भूगोलिक दूरी कम प्रतीत होने लगी है, पर्यटन के विभिन्न आयामों में प्रगति की संभावना प्रतीत रूप से विद्यमान हुई है। आज आवश्यक है कि स्थानीय को वैश्विक परिदृश्य दिया जाए तथा विविधता का लाभ उठाते हुए पर्यटन की असीम संभावनाओं को समृद्ध किया जाए। बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने हमारी भूगोलिक स्थिति को जो दूर थी वो कहीं ना कहीं पास लेके आ गई है। पर्यटन ने हमारे विभिन्न आयामों में प्रगति व संभावना विद्यमान की है, जिससे आज हमारा पूरा वैश्विक परिदृश्य मतलब देखने के काबिल है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं भारी मात्रा में हम लाभ उठा सकते हैं। इस तरीके से वैश्वीकरण ने हमारे पूरे विश्व को, हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्योंकि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर समझते हैं बच्चों। पहला है पर्यटन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन की क्यों आवश्यकता होती है। इस पे पहले क्वेश्चन है, वही आप इसमें समराइज करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका पर्यटन में विकास और निर्भरता सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। हमारा वैश्वीकरण का विकासशील शक्तियों के ऊपर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे निर्भरता वाले सिद्धांत को। ठीक है, और तीसरा हमने वैश्वीकरण और नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार पर्यटन को प्रभावित किया है। अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी वैश्वीकरण के आने के बाद जितने भी चेंजेस हुए राजनीतिक में, पर्यटन में, वो सारे ही पॉइंट आपको इसको थर्ड पॉइंट में जो मैंने डिस्क्राइब किया वो आपको इस टॉपिक में डिस्क्राइब करना है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।